बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और जानेंगे मंडी में सब्जियों का भाव, साथ ही साथ मौसम का मिजाज। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान धान की बुआई एरोबिक विधि से करें। बरसात के समय मुर्गियों के बिछावन पर ध्यान दें। मटर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं DDR 23। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि झारखंड में धान की सीधी बुआई यानी एरोबिक विधि से करें। संकर किस्म एरोबिक खेती के लिए उपयुक्त है। खेत में नमी होने पर जुताई कर बीज की बुआई करें। बुआई में 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो बरसात के समय उनके बिछावन पर ध्यान दें, क्योंकि नमी की मात्रा बढ़ने पर मुर्गियों में बीमारी हो सकती है। उनके बिछावन को सुखाएं और चूने का भुरकाव करें। पशुपालक भाई, बरसात के मौसम में हरे चारे की अधिकता होती है, लेकिन ध्यान रखें पानी से भीगे चारे के पशुओं को नहीं खिलाएं। हरे चारे को काटने के बाद थोड़ा सूखने दें, फिर पशुओं को खाने के लिए दें। इससे पशु बीमार होने से बचेंगे। बरसात के मौसम में हरे चारे की काफ़ी अधिकता होती है और किसान इसका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन जब बरसात के मौसम में जब वो पूरी तरह से पानी से भीगे रहे, वैसे चारे को पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। उसको काट करके थोड़ी देर आप रखें, नमी को कम होने दें। नमी जब कम हो जाती है तभी पशु को खिलाने के लिए उपयोग करें, नहीं तो वो पशुओं में दस्त होने की संभावना अधिक होती है। मटर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में DDR 23, पूसा प्रभात, मालवीय, मटर 15 लगाएं। मटर की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देशी हल से खेत को अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। मटर की खेती मध्यम जमीन में करें, जहां पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्य अनुसार है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल के कीट नियंत्रण के बारे में। समेकित कीट प्रबंधन के तहत मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के कई ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक कीटनाशी से ज्यादा कारगर और ज्यादा फायदेमंद हैं। इन्हीं में से एक सरल उपाय है मिर्च फसल को हॉपर्स और सफेद मक्खी कीटों से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 1 डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगाएं। ये कीट इससे चिपक कर मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जो भी किसान भाई बहन मछली पालन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन उपायों को अपनाना है, आइए बिना देर किए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, आज हम आ पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ जो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको जानकारी देगी। स्मिता श्वेता मैम आज हमें बताने जा रही हैं बत्तख सह मछली पालन के बारे में, और ये कितना लाभकारी व्यवसाय है और कितना ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए दोनों को एक साथ पालन करना। इस तमाम बातों की जानकारी हमारी मैम हमें अभी देंगी। खासकर हमारे किसान भाई जो बत्तख पालन तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ अगर वो मछली पालन करेंगे तो उनको किस तरीके से लाभ हो सकता है, आखिर वो किस तरह से उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है। ये मछली सह बत्तख पालन ये एक तरह से समन्वित मछली पालन की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक साथ हम दो तरह की कृषि प्रणाली अपना रहे हैं। और अभी चूँकि जुलाई का महीना आ गया है और अभी सभी किसान भाई जिनके तालाब में पानी भर चुका है, चूँकि अभी बारिश बहुत नहीं आई है, अभी शुरुआत हुई है बारिश की, लेकिन जिनके तालाब में पानी आ चुका है और पानी जिनका सदाबहार तालाब है, सदाबहार तालाब मतलब जिसमें 12 महीने पानी रहते हैं, और जिनके मौसमी तालाब में जिनमें पानी अभी भरना शुरू हो गया है, अब वो मछली का संचयन का अभी कार्यक्रम बना लें, क्योंकि अभी सभी जगह मछली के बीज उपलब्ध हैं और वो अपने तालाब की तैयारी कर लें। मैं बत्तख के पहले ये बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमारा वही समय है मछली के संचयन का, क्योंकि 15 दिन पहले अभी गोबर डालना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हो सकता है पानी और भी बारिश होगी, इसीलिए गोबर चूना जो भी खाद आप रासायनिक खाद या कार्बनिक खाद जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करते आए हैं,
संचयन के 15 दिन पहले एक कैलेंडर बना लें। आप 15 दिन पहले उसका अभी तालाब में डाल दें, जिससे तालाब आपकी फर्टाइल हो जाएगी, उर्वरक हो जाएगी। और जब आप जीरा का संचयन करते हैं, जीरा संचयन करते हैं या अंगुलिका का संचयन करते हैं, तो आपके तालाब की उत्पादकता बढ़ी रहेगी और उससे मछली का खाना उपलब्ध रहेगा। तो संचयन के बाद अभी चूँकि बत्तख की भी बात आती है, तो बत्तख अभी हम लोग ना तालाब में नहीं डालें, क्योंकि अभी हम लोग की जो मछली है बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि उनका 50 ग्राम से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में मछली अपना जान नहीं बचा सकती है। तो बत्तख को 1 महीने बाद जब आपकी मछली 50 ग्राम के करीब हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, ये आपके तालाब की आपके प्रबंधन पर निर्भर करता है कि आपकी मछली संचयन के बाद उसका ग्रोथ किस तरह का हो रहा है। तो 1 महीने के बाद ही बत्तख का संचयन करें। और चूँकि अगर 1 एकड़ का तालाब है तो ऐसे तो नियमतः बहुत ही डाला जा सकता है। चूँकि हम लोग मछली सब बत्तख कर रहे हैं, तो हम लोग मछली के साथ साथ बत्तख का एक आमदनी का जरिया रखे हैं। तो उस केस में अगर हम लोग 1 एकड़ में 100 से 150 बत्तख रखते हैं तो हमारे लिए ये लाभकारी है, क्योंकि हमको साथ में मछली के साथ साथ बत्तख को भी देखना है। तो अगर हम लोग ज़्यादा संख्या में बत्तख रखते हैं, ऐसे तो 1 एकड़ में हम लोग 1000 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं। मैम, हम बत्तख और खासकर मछली दोनों की अगर खाने की बात करें तो उन लोग दोनों जब हम एक साथ पाल रहे हैं तो उनके खाने में क्या मतलब देना चाहिए और कैसे उनका डाइट होना चाहिए दोनों का? देखिए, चूँकि ये समन्वित मछली पालन है तो इसमें मछली का हम आहार की ज़रूरत नहीं होगी इस केस में, क्योंकि बत्तख से ही उसके खाने का पूर्ति हो जाएगा। और भी बहुत कुछ बत्तख से फ़ायदे हैं। पहले तो अगर बत्तख के खाने की बात किया जाए तो ये बत्तख सभी कुछ खाता है, जिसे ओमनीवोरस कहा जाता है। ये आप उसको बरसिम का घास देंगे तब भी खा लेगा, गोभी का पत्ता देंगे वो भी खा लेगा, कीड़े मकोड़े भी तालाब के खा लेंगे। मतलब ये ऐसा है कि जो मिले वो खा लेगा। तो लेकिन फिर भी उसको एक संतुलित आहार देने के लिए उसे पोल्ट्री फीड, जो बहुत हाई प्रोटीन वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग 30 से 35 या 40 दिन के बत्तख डाल रहे हैं, तो एक मॉडरेट उस खाना जो पोल्ट्री फीड है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और वो उसी समय यूज़ करते हैं जब बत्तख अपने शेड में रहती है। तो वो शेड में रहने का, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक रहती है। तो उसके फीडर में हम लोग खाना डाल देते हैं और उसको जितना मन है वो खाती है। और लेकिन जो चूँकि बत्तख दिन भर तालाब में रहती है, तो तालाब खुद एक नेचुरल इकोसिस्टम, उसमें काफ़ी उनको प्राकृतिक आहार मिल जाता है। जैसे वो तालाब के तल में जाएगी, उसके कीड़े मकोड़े, घास सभी कुछ मिल जाते हैं। और चूँकि हम अपनी मछली जो स्टॉकिंग किए हैं वो अभी बड़े साइज़ की हो गई है, जब हम बत्तख डालते हैं तो उससे हमारी मछली को कोई नुकसान नहीं है। अगर छोटी मछली रहेगी तो उसको वो ज़रूर खा जाएगी। इसीलिए ये किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि छोटी मछली का और बत्तख का एक साथ समन्वय नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच गैप होनी चाहिए। बत्तख जब डाल रहे हैं तो उस समय आप इंश्योर करें, आप ये सुनिश्चित करें कि हमारी मछली 50 ग्राम से ज़्यादा हो। और चूँकि बत्तख जो खाना खाती है उसका पूरा उसके पेट में पचता नहीं है, अपचित भोजन जो है उसके तालाब में गिरता है। और ये अपचित भोजन जो है हमारे तालाब की मछलियों के लिए एक अच्छा आहार हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो 60% खाना जो मछली के पालन में जो हम लोग का 60% जो व्यय है वो हमारे मछली के पूरक आहार में लगता है, उसकी बचत हो जाती है। इसीलिए हम लोग बत्तख से मछली पालन करते हैं। उसके अलावा बत्तख जो है, चूँकि वो तालाब में चारों तरफ दिन भर घूमती है और अपने भोजन के लिए तालाब के तल तक भी डुबकी लगाती है। जब वो तल में डुबकी लगाती है तो उसके जो तालाब की मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व जो है बंधे हुए रहते हैं। तो जो बार बार डुबकी लगाने और उनका अपने चोंच से जो धक्का देती है, जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट है, जो बंधे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं मिट्टी में, वो ऊपर रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे तालाब की उर्वरकता जो है वो अपने आप बढ़ जाती है। आप देखिएगा, अगर वाटर टेस्ट कीजिएगा तो वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है बत्तख पालन से। तो ये भी मछली का नेचुरल फूड जो होता है, जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन का ग्रोथ अच्छा हो जाता है, जिससे मछली का खाना भी अच्छा बनने लगता है। और जो हमारे जैसे अभी बरसात का समय है, 2-3 दिन लगातार
आकाश में बादल छाए रहते हैं। ये बादल छाए रहने से एक परेशानी हो जाती है मछली पालकों के साथ, क्योंकि तालाब में इस दौरान ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से तालाब में जब चूँकि मछली जो है अपने गलफड़े से डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेती है, जो घुलित ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेरिक एयर नहीं लेती है। हम IMC की बात मैं कर रही हूँ। अगर वो मागुर है या एयर ब्रीदिंग फिशेस है तो वो भले एटमॉस्फेरिक एयर ले लेगी अगर उसके ऑक्सीजन का डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जब IMC की बात होती है तो वो घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करती है। तो बत्तख की ये विशेषता है कि जो हमारे यहाँ जो बार बार वो हलचल करती है पानी में, तो उससे ऑक्सीजन लेवल जो है एटमॉस्फेरिक एयर जो है पानी में घुल जाता है और DO जिसको डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहा जाता है वो तालाब में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ये बरसात में ये समस्या आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने पे ये बत्तख उसकी भरपाई कर देता है। होता है कि अगर खासकर हमारे किसान भाई जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनके लिए ये कितना फायदेमंद है? देखिए मछली सब बत्तख जी, ये इसमें हम लोग 3 तरह का लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। एक तो हमको बत्तख का मांस मिल सकता है, मछली मिल सकती है और बत्तख के अंडे मिल सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग खाकी कैम्बेल वैरायटी लेते हैं, ऐसे तो देशी बत्तख किसान भाई पालते ही हैं, लेकिन अगर वो खाकी कैम्बेल मछली के साथ पालें, खाकी कैम्बेल एक भूरे रंग की बत्तख होती है और इसका डिजीज़ रेसिस्टेंस भी काफ़ी होता है और इसकी अंडा देने की कैपेसिटी जो आपका 4 से 6 महीने में वो अंडा देना शुरू कर देती है। तो अगर किसान भाई खाकी कैम्बेल अपना तालाब में पालते हैं तो उन्हें अंडा का भी 6 महीने में मिलेगा। और आप जानते हैं कि एक अंडा 8 से 10 रुपये या कहीं कहीं तो ये तो क्षेत्र निर्भर करता है कि अंडा का क्या प्राइस है, लेकिन ये 8 से 10 रुपये से कम नहीं मिलता है। तो उस तरह से भी किसान भाइयों को मुनाफा है। फिर अगर वो मछली बेचते हैं तो उससे भी उनको मुनाफा है और उसके बाद वो और भी ग्रो करते हैं, मांस पर्पस से ग्रो करते हैं, तो उनको बत्तख भी बेच के, जैसे वो लोग अभी झारखंड में बहुत सारे पर्व होते हैं जिसमें लोग बत्तख के मांस खाते हैं, तो उसमें भी बेच के किसान भाइयों को फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी और काफ़ी इसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। और इसका लाभ किस तरीके से उठाएंगे और कितना आपको लाभ मिल सकता है, ये जानकारी देखने के बाद आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आप भी मछली सा बत्तख पालन करें और मछली के साथ साथ आप बत्तख का अंडा और उसके मांस को बेचकर भी काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम, हमारे कार्यक्रम में आप आई और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बरसात का मौसम है और इस मौसम में हमें रखनी पड़ती है खास ध्यान। तो हम आज आपको बताएंगे कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है और इनके लिए उन्नत प्रभेद क्या है। तो बरसात के मौसम की इन सब्जियों को देखते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी तथा उसके प्रभेद के चुनाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हाथ पलांडू के विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह। विजय जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जी, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के मौसम में कौन कौन से प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं और इनके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है। किसान भाइयों, बरसात में लगने वाली सब्जी की अगर बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो है टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये जो है सोलेनेसी फैमिली का हो गया। अगर हम दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसल में जो है आपको बोदी है, लत्तर वाली जो बोदी है उसकी आप फसल लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन जो है लत्तर वाले है उसका भी आप खेती कर सकते हैं। उसके साथ एक नया सब्जी है सब्जी सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको भी किसान भाई जो है लगा सकते हैं। झारखंड के लिए बहुत ही नया फसल है और अच्छी आमदनी किसान भाइयों को मिल सकता है। तो जो है सब्जी सोयाबीन की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लत्तर वाली सब्जी की बात करते हैं, बेल वाली सब्जी की, जिसको कद्दू वर्गीय जिसको कहते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें लौकी है, करेला है, झिंगी है, नेनुआ है। तो इन सारी सब्जियों की खेती किसान भाई जो है बरसात के मौसम में कर सकते हैं। किसान भाई जब भी ये बरसात के मौसम में फसल लगा रहे हैं तो खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो खेत का चुनाव एक अहम मुद्दा होता है। वैसे खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ जल जमाव ना हो, यहाँ से जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। और जब भी आप फसल को लगाते हैं, बिचड़ा पौध को लगाते हैं या बीज को लगाते हैं, तो मेड़ बना के जो है 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बनाएं और उस पर जो है बीज की बुआई करें या पौध की रोपाई करें।
और जो है किसान भाई जो है संतुलित जो है उर्वरक का प्रयोग करें। खरपतवार के नियंत्रण के लिए भी किसान भाइयों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारे खरपतवार आते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए अगर रासायनिक में जाते हैं तो पेंडामिथिलिन एक दवा है, जिसको जो है 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल के अगर बीज की बुआई किए हैं तो बुआई के 24 घंटा के बाद जो है आप उसको स्प्रे कर देंगे तो करीबन जो है 25 दिन तक जो है खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा अगर तकनीक की अगर आप बात करते हैं तो प्लास्टिक मल्च एक बड़ा अच्छा साधन है। अगर प्लास्टिक से मल्च कर देते हैं, आप मेड़ बना रहे हैं उसको जो है प्लास्टिक से मल्च कर दें। प्लास्टिक मल्च जो है बाई कलर होता है, 2 कलर का होता है, एक भाग काला होता है, एक भाग सिल्वर कलर का होता है। तो किसान भाई ध्यान रखेंगे जब उसको लगाएंगे खेत में तो काला वाला भाग अंदर रखेंगे और जो सिल्वर कलर का है उसको ऊपर रखेंगे। जिससे क्या होता है कि काला वाला भाग अंदर होने से जो है सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं जाती है और जो भी फसल है, जो भी आपका जो घास है, वो सारा भोजन जो है सूरज की रोशनी में बनाता है। तो चूँकि वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ घास जो है स्वतः मर जाता है और आपको जो है खरपतवार में नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह जो है खरपतवार का नियंत्रण में किसान भाई जो है प्लास्टिक मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बिचड़ा की बात करें, चूँकि जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च में जो हम लोग बिचड़ा बीज बुआई करते हैं तो बीज बुआई के समय किसान भाई ध्यान दें कि बीज को उपचारित करें, उसके उपरांत ही जो है बीज की बुआई करें। और बीज के उपचार करने के लिए अगर रासायनिक में कहते हैं तो कार्बेंडाजिम एक दवा है जो वेबस्टिन के नाम से बाज़ार में आता है। 2 ग्राम दवा को 1 किलो बीज में जो है अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद जो है बीज की बुआई करें। किसान भाई अगर आप परंपरागत तरीक़ा से बीज की बुआई करते हैं, बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, तो आप जो है उठा हुआ जो है क्यारी बनाएं और उसको समतल करें और ढलान की तरफ बनाएं। ऐसा बनाएं कि वहाँ पे पानी नहीं लगे और उसमें जो है लाइन बना के जो है और उसमें बीज की बुआई करें। और बीज की बुआई करते समय जो किसान भाई ध्यान दें कि बीज से बीज सटे नहीं, इसका ध्यान रखें ताकि बिचड़ा अच्छा हो। अगर तकनीक की हम बात करते हैं तो प्रो ट्रे में एक बिचड़ा उत्पादन एक अच्छा तकनीक है। इसमें जो है मिट्टी जनित होता है, इसमें मिट्टी नहीं होता है, इसमें जो है केचुआ खाद होता है और कोकोपीट होता है। दोनों बराबर मात्रा में मिला के और उसको जो उस ट्रे में भर देते हैं और उसके बाद जो है एक एक बीज की बुआई करते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो है जड़ अच्छा बनता है और जो है उसका स्वस्थ बिचड़ा तैयार होता है, मिट्टी जनित बीमारी नहीं आता है। तो किसान भाई इसका भी अगर प्रयोग ध्यान देते हैं तो बरसात के मौसम में जो है आप अच्छा फसल ले सकते हैं। विजय जी, ये तो आपने जिक्र किया कि बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली जो प्रमुख सब्जियां हैं उनके बारे में और खेत की तैयारी के बारे में। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई कौन से प्रभेद का चुनाव करेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। भाइयों, बीज का चुनाव करना, प्रभेद का चुनाव करना एक अहम मुद्दा होता है। किसानों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास अच्छा प्रभेद नहीं है तो आपका लाख मेहनत किया हुआ बेकार हो जाता है। तो प्रभेद के चुनाव में किसान भाइयों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में हमारे यहाँ जो है अनुसंधान केंद्र प्लांडू से बहुत सारे किस्मों का विकास किया गया है। इसमें जो है स्वर्ण प्रकाश एक सामान्य किस्म है, देसी किस्म है, ये संकर किस्म नहीं है, देसी किस्म है। और इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि जीवाणु मुरझा रोग से प्रतिरोधी किस्म है। इसमें जो है जीवाणु मुरझा रोग बीमारी जो होता है वो नहीं होता है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा स्वर्ण कंचन, ये भी जो है सामान्य किस्म है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, संकर किस्म नहीं है। इसका भी जो है ये मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है और ये जो है अधिक उत्पादन देने वाला है। उसके अलावा अगर हाइब्रिड की हम बात करते हैं तो हाइब्रिड में जो है स्वर्ण संपदा एक अच्छी किस्म है जो मुरझा रोग प्रतिरोधी है और अधिक उत्पादन देने वाला है। उसी तरह से है स्वर्ण विजया भी है, स्वर्ण समृद्धि भी है। इस तरह का जो है टमाटर। बैंगन में अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण श्यामली जो है, स्वर्ण प्रतिभा है, ये जो है मुरझा रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाला। अगर मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च में स्वर्ण प्रफुल्ल्या है, स्वर्ण आरोही है, स्वर्ण अपूर्वा है। ये सारा जो है अनुसंधान केंद्र प्लांडू से विकसित की किस्म है और रोग प्रतिरोधी किस्म है। अगर आप लत्तीदार सब्जी की बात करते हैं तो करेला में जो है स्वर्णयामिनी एक बहुत अच्छी वेराइटी है जिसको किसान भाई लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर नेनुआ की बात करते हैं तो स्वर्ण प्रभा एक हमारी बहुत अच्छी वेराइटी है जिसमें अच्छा उत्पादन होता है, उसको किसान भाई लगा सकते हैं। अगर लौकी की बात करते हैं तो स्वर्ण स्नेहा काफ़ी अच्छी वेराइटी है जिसको किसान भाई लगा सकते हैं। अगर सतपुतिया की बात करते हैं, बरसात में काफ़ी किसान भाई लगाते हैं सतपुतिया, तो स्वर्ण सामनी हमारी बहुत ही अच्छी वेराइटी है जिसको किसान लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप बोदी की बात करते हैं तो स्वर्ण श्वेता है, स्वर्ण सुफला है, ये सारी हमारी बहुत ही अच्छी वेराइटी है जिसको किसान लगा के अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और ये जो है मोजाइक रोग से प्रतिरोधी किस्म है। तो अधिक उत्पादन के साथ साथ जो है अच्छा उत्पादन देने वाला है जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। तो किसान भाई इस तरह जो है प्रभेदों का चुनाव करके अच्छा आमदनी ले सकते हैं।
चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को संक्षेप में ये जानकारी दें कि बरसात के मौसम में अगर वो फसल लगाते हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या विशेष सावधानियाँ वो बरतेंगे ताकि उनमें कीड़ा मकोड़ा और खरपतवार का नियंत्रण कम से कम हो सके। किसान भाइयों, अगर बरसात की खेती कर रहे हैं तो फसल के अच्छा उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर लत्तीदार सब्जी लगा रहे हैं तो उसको सहारा देना, उसको जो है झांक लगा के पौध को उस पर चढ़ाएँ, ताकि अगर पौध जो है नीचे नहीं गिरे, उसका फल ज़मीन में नहीं सटे। चूँकि बरसात का मौसम रहेगा, नमी ज़्यादा होगा, तो वहाँ फल सड़ने का और कीट लगने का, मतलब उससे जो है सड़न की समस्या होगा। तो किसान भाई जो है झाड़ लगा के या सहारा दे के किसान भाई जो है लत्तीदार सब्जियों का वो कर सकते हैं। अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में भी जो है जब तक फूल रहता है तब तक पौधा खड़ा रहता है, जैसे ही फल लगता है तो पौधा गिर जाता है। तो टमाटर को भी किसान भाई जो है सहारा दें, लाइन में लगाते हैं तो दोनों किनारे पे अगर एक एक फूटा गाड़ देते हैं और उसमें जो है रस्सी लगा के और उस पर अगर पौध को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक भी पौधा जो है ज़मीन में नहीं सटेगा और वो जो है फसल का नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाई इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं और कीट मकोड़ा के लिए जो है आप जो है नीम आधारित दवा का ही प्रयोग करें, जिससे जो है आगे नुकसान, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं हो और फसल भी अच्छा हो। तो देखा किसान भाइयों, विजय जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं और कौन कौन से प्रमुख प्रभेद है जिनका चुनाव करके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं और अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं। विजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। देखा ना आप सभी ने, आप भी इन्हीं फसलों को उपजाइए और लाभ ही लाभ पाइए, ताकि आप नुकसान का सामना ना कर पाए और फसलें आपको दोगुने की जगह 4 गुनी अच्छी उपज के साथ मिल पाए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।